नमस्कार आपको पुनः अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर। और आज हम लोग जो टॉपिक हमने सबसे पहले YouTube चैनल जब मेरा क्रिएट किया था मैंने, तो पहला चीज़ मैंने मोटिवेशन वाला वीडियो अपलोड किया था 26 अक्टूबर को, नवरात्रि के दिन, ठीक है ना। और उसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो रीड फर्स्ट लेवल, और उसका भी परिवार वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। तो उसी टॉपिक को बीच में अलग अलग गतिविधियाँ, अलग अलग टॉपिक्स छेड़ने की वजह से वो टॉपिक कहीं पीछे छूट गया था। तो बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी, मेरे प्रिय विद्यार्थियों की, कि सर उस टॉपिक को एक बार पूरा करा लो और कम से कम फर्स्ट लेवल के टॉपिक्स को भी आप ऐसे कवर करवाते रहो। तो अब धीरे धीरे मुझे समय मिलने वाला है, मिलेगा, और 1 अप्रैल के बाद तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो मेरा यही प्लान है कि 1 अप्रैल के बाद मैं आपके हमेशा के 5 वीडियो अपलोड करूं, जिसमें 2 वीडियो रीड सेकेंड लेवल के हो, 2 वीडियो रीड फर्स्ट लेवल के हो, और एक ये 2020 या वेरियस, जैसे लाइक कभी दिवस का हो, कभी युद्धाभ्यास का हो, कभी महत्वपूर्ण संगठनों का हो, कभी महत्वपूर्ण तिथियों का हो, त्योहारों का हो, कुछ मेलों का हो, कुछ ग्रह नक्षत्र या जो अपने उपग्रह ग्रहों का पूछा जाता है उनका हो, या कोई जनरल इवेंट्स वाला हो, आईक्यू लेवल वाले क्वेश्चंस हो, जो सामान्य साइंस वाले क्वेश्चन हो, वो वीडियो भी मैं अपलोड करता रहूँगा। भले जो एग्जाम से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली सिलेबस में, पर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी मैं आपको डालता रहूँगा। अब परिवार के जो टॉपिक है, ये लिखे मैंने सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अपना कोर्स जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि लिखने वाले समय में मैं बोल के आगे निकल जाऊंगा और कम समय का वीडियो बनेगा, और इस ड्यूरेशन में मुझे और अधिक वीडियो अपलोड करने का समय मिल जाएगा और वीडियो बनाने का समय भी मिल जाएगा। और आपका भी जो, एक तो मैं ये चीज़ लिखूंगा कि करके वो समय फालतू का जाया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट से भी काम चला सकते हो, और साथ साथ में अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो अभी भी आपके पास 50 देख लो, आज 18 मार्च के करीबन हुआ है, मतलब ठीक है ना। तो करीबन तो ये 13 दिन और 25 दिन वो, तो देख लो आप 38 दिन, मतलब 30-35 दिन पड़े आपके पास। तो 30-35 दिन आप अच्छे से पढ़ के अपनी तैयारी को 1 महीने में तो आदमी क्या नहीं कर सकता है। अगर आप चाहो तो ये तो रिट है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तक बन सकते हो। 1 महीने खुद को भूल जाओ, 1 महीने सब चीज़ों को भूल जाओ, और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, मतलब ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे, उसमें एक तो परिवार की परिभाषा, परिवार की विशेषताएं। दूसरा वीडियो बनाया था मैंने परिवार पर, उसमें ये बताया था कि परिवार के प्रकार कौन कौन से हैं, और स्पेशली जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वही ये टॉपिक है, वही ये मटेरियल है। इसके अलावा आप कोई भी कचरा, कोई भी फर्जी चीज़ें मत पढ़ना। मतलब संयुक्त और एकल परिवार का विस्तृत रूप से पूछा जाता है, और वो मैंने वीडियो दोनों पहले अपलोड कर दिए हैं। अब जैसे कि परिवार के कार्य क्या क्या हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हैं, तो वो आप देखना। मतलब कि परिवार के कार्यों में एक मुख्य रूप से परिवार के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो जीवन शास्त्रीय कार्य, एक शारीरिक कार्य, और एक अपने आर्थिक कार्य। ध्यान रखना कि परिवार क्यों बनाया जाता है, तो ये मुख्य रूप से अगर कभी पूछे तो वो 3 कार्य हैं। एक तो शारीरिक है, एक अपना क्या कहते हैं कि भाई पारिवारिक, जीवन शास्त्रीय, सॉरी, एक शारीरिक और एक आर्थिक रूप से। अब जो जीवन शास्त्रीय कार्य है, जीवन से संबंधित, उनका क्या सिद्धांत है यार, वो कार्य कौन कौन से हैं? तो पहले उसमें कार्य है यौन संतुष्टि। हम परिवार इसीलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमारी यौन इच्छाओं को एक वैदिक रूप से, लीगल रूप से पूरी की जा सके, है ना। अगर इस परिवार के अलावा आप किसी और तरीके से करते हो अपनी इच्छाओं को पूरा, तो वो फिर अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर आप वैवाहिक जीवन के माध्यम से अपनी यौन इच्छाओं को संतुष्ट करते हो, या करने के लिए परिवार नितांत आवश्यक होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। और संतानोत्पत्ति, अगर क्या कहते हैं कि मतलब परिवार है, और या फिर आप मनुष्य के रूप में जन्म लिया, लेकिन अगर आप संतान उत्पत्ति नहीं कर पाओगे, या परिवार के बिना एक लीगल वे में या एक नैतिक तरीके से, लीगल प्लस नैतिक तरीके से आप संतान उत्पत्ति के लिए भी परिवार का होना जरूरी है। प्रजनन करने के लिए भी परिवार का होना, या साथी का होना, या एक परिवार का होना जरूरी है। और तीसरी चीज़ की वंशवृद्धि के लिए, कि भाई अपना वंश हो, आगे से आगे बढ़ता जाए। आप हो, आपके माता पिता हैं, दादा हैं, फिर आप कभी के दादा बनोगे, पिता बनोगे, तो इस तरह की चीज़ के लिए भी मतलब परिवार का होना बहुत नितांत आवश्यक है। तो ध्यान रखना, एक तो यौन संतुष्टि, एक संतान उत्पत्ति, और एक प्रजातीय निरंतरता या फिर वंश बढ़ोतरी। दूसरी चीज़, अगर आप परिवार नहीं बनाओगे तो वही जैसे रहता है ना, कई लोगों के परिवार नहीं होते तो उनका नामो निशान वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर परिवार होगा ही नहीं तो मानव जाति की सभ्यता आगे बढ़ेगी नहीं। तो इन चीज़ों के लिए भी परिवार का होना नितांत आवश्यक है। अब देखो इधर चीज़ शारीरिक कार्य है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये भी है भाई कि शारीरिक रक्षा।
अगर परिवार ही नहीं होगा तो आपको कौन बचाने आएगा? कहीं पे कोई लड़ाई होती है तो सबसे पहले आपके परिवार के लोग दौड़ते हैं। अगर परिवार ही नहीं है तो फिर आपके शरीर की रक्षा, आपके परिवार की रक्षा, आपके उनकी देखभाल कोई नहीं करने वाला होगा। और स्पेशली जब आप वृद्ध हो जाओगे तो आपको रास्ता दिखाने वाला, टाइम पे खाना खिलाने वाला, हॉस्पिटल बताने वाला, गोलियां दिलाने वाला, आपके पास बैठकर आपकी बातें सुनने वाला परिवार का सदस्य ही होगा। इसीलिए परिवार का होना या ये भी परिवार का कार्य है कि आप लोगों की शारीरिक रक्षा करें, मतलब ठीक है ना। परिवार के सदस्यों की पालन पोषण, परिवार का प्रमुख कार्य है भी पालन पोषण। कि अगर आप किसी को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बड़ा कर देते हो कि या इसीलिए छोड़ देते हो कि उसका कोई पालन पोषण नहीं करेगा तो फिर आप परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हो। सही पारिवारिक इंसान वही है जो अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। और परिवार के सभी सदस्यों की जब आपकी जॉब लग जाएगी तब आप सिर्फ अपने लिए नहीं करोगे और इसमें इतना सुकून भी नहीं मिलेगा। इसकी बजाय आप सभी लोगों के लिए, अपने स्पेशली परिवार के अन्य लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम करोगे, ठीक है ना। उनके लिए जी तोड़ उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद की इच्छाओं को अधूरी रखोगे। यही परिवार का होना या यही परिवार का प्रमुख कार्य है, मतलब ठीक है ना। और ध्यान रखना, अभी आपके लिए कई सारे लोग, आपके परिवार के लोग अपनी इच्छाओं को दबा रहे हैं, अपने सपनों को मार रहे हैं। तो उनकी जो फिक्र है ना, आप आगे भी करते रहना, मतलब। तो पालन पोषण भी परिवार के बिना लावारिस जीवन भी क्या जीना, मतलब ठीक है ना। और दूसरी चीज देखो, अब परिवार है, अगर आप परिवार का हिस्सा हो तो फिर भोजन की, कपड़ों की, आवास की व्यवस्था भी परिवार के करना या परिवार के मुखिया को करना नितांत जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बच्चे हो गए, बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, मतलब है ना, मतलब नग्न अवस्था में दिगंबर रूप में, तो वो भी गलती है। वो भी फिर कोई मुखिया अपनी सही जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। भूखमरी है, भिखारी है, अगर उनके रहने के लिए घर नहीं है तो ये सब चीज़ें करना भी परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी है। या एक परिवार होने के नाते ये चीज़ें की आवश्यकताओं की पूर्ति होना भी जरूरी है। मतलब शारीरिक रूप से ये सब चीज़ें आपको, रोटी कपड़ा मकान, रहने के लिए घर, ये सब चीज़ें होना जरूरी है। और ये जो आपका परिवार का मुखिया होगा उसका ये प्रमुख दायित्व बनता है, उसका प्रमुख कार्य बनता है कि ये सब चीज़ें आपको उपलब्ध कराएं। और घर में अगर आप वरिष्ठ या सज्जन और समझदार हो तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छा जीवन या शारीरिक की सुरक्षा वाला कार्य और ये पालन पोषण दो। इसीलिए बढ़िया तैयारी करना है एग्जाम के लिए। आर्थिक कार्य, अब देखो भाई, आप है ना, जैसे देखो सुनो, कभी एक छोटी सी कल्पना है कि आप सब लोग पौधे, जैसे पौधों में भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वैसा आप में भी भोजन बन रहा होता, मुझ में भी बन रहा होता, तो ना मैं ये वीडियो पढ़ता, ना आप देखते, ना कोई बात, टेंशन ही नहीं है, सब कुछ पापी पेट की टेंशन है। तो आप भी लोग क्या कहते हैं कि आराम से धूप में बैठते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है आप में और खाना खाते हैं, बढ़िया लेटे रहते हैं, ना किसी का कहना मानते हैं, ना कोई एहसान लेते हैं, ना कोई काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ईश्वर ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि उसको पता था कि मनुष्य स्वाभिमानी प्राणी है, वो कभी इस तरह से जीवन जी नहीं सकता जैसे अरे गहरे नत्थु खैरे जीते हैं। इसीलिए आपको तैयारी करने के लिए आपके पास दिमाग दिया, अच्छी सी तैयारी करवाई है। और आपके माँ बाप ने भी ये चीज़ सोची है कि मेरे घर की जो भी आर्थिक परेशानियां हैं, बहुत सारे लोगों के पास प्लॉट नहीं है माँ बाप के पास, लेकिन उनके धन आप हो, उनकी दौलत आप हो, उनके गहने आप हो, उनके प्लॉट आप हो, तो परिवार की नौकरी लगने के बाद आर्थिक जिम्मेदारियां निभाने का वक्त भी या जिम्मेदारी भी आपकी होगी। तो पहला काम आर्थिक कार्यों में जैसे देख लो, उत्पादक इकाई के रूप में कार्य करना। कहने का मतलब कि कमाई, परिवार का मुख्य का ये रोल होता है कि वो खुद भी कमाए और लोगों को भी प्रेरित करें और एक उत्पादक इकाई के रूप में कार्य करें। दूसरी चीज उत्तराधिकार का निर्धारण, कि भाई ठीक है मैं चला जाऊंगा, फिर मेरे बाद कौन कमाएगा, क्या करेगा, या मेरे बाद परिवार का मुखिया कौन बनेगा, घर में किसकी चलेगी। तो रहता ना, कभी पापा रहते हैं तो पापा की चलती है, पापा नहीं हो तो बड़े ताऊजी की चलती है, बड़े ताऊजी नहीं हो तो फिर वो बड़ी माँ की चलती है। इस तरह से उत्तराधिकार का, संपत्ति विवाद जो भी होता है उसमें भी बताया जाता है कि ये तुम्हारा हिस्सा इधर है, तुम्हारा ये है, ये चीज़ें हैं मतलब। और जो तीसरा कार्य है आर्थिक कार्य में श्रम विभाजन या लेबर डिवीजन, तो इसमें भी श्रम यानी कार्य का विभाजन भी किया जाता है कि भाई अगर आप सामूहिक परिवार में रह रहे हो, संयुक्त परिवार में रह रहे हो, तो आपके कार्य का विभाजन भी किया जाता है कि कौन से लोग कौन सा कार्य करेंगे, घर के बाहर का कार्य कौन करेंगे, कमाई का कौन करेगा, घर के परिवार की सुरक्षा कौन करेगा, पढ़ाई वढ़ाई के खर्चों की नितांत आवश्यकता ध्यान कौन रखेगा, घर में जो बेसिक नीड्स की वस्तुएं हैं वो कौन खरीदेगा, आने जाने के लिए कौन करेगा। तो ये सारी चीज़ें, श्रम विभाजन भी परिवार के मुखिया का मुख्य कार्य है, या किसी भी कार्य का या किसी भी परिवार का एकल या एक रहने के लिए ये चीज़ें भी जरूरी है। जिसमें ये निभाया जाता है उसमें फिर रोज लड़ाइयाँ होती है, मतलब ये ध्यान रखना। और आय और संपत्ति का बंटवारा, ठीक है ना भाई। कई ऐसे भी हैं जो मतलब कमाते ही नहीं है और फिर भी मौज कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं बेचारे जिन्होंने परिवार के लिए खुद को मतलब मिटा दिया है, परिवार के लिए खुद काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कमाने वाला तो लटकता हुआ रह रहा है और तुम्हारे जैसे लोग आईफोन लेकर घूम रहे हैं, वन प्लस खरीद रहे हैं।
इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। तो आय और संपत्ति इन दोनों का बंटवारा भी परिवार का मुख्य कार्य होता है, जो कि परिवार का मुख्य करता है। तो एक तरह से ध्यान रखना, ये परिवार के मुख्य कार्य हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाए मतलब कि आर्थिक रूप से मुख्य कार्य हैं, शारीरिक रूप से मुख्य कार्य हैं, जीवन शास्त्रीय रूप से मुख्य कार्य हैं, या फिर ऐसे आपके तो बहुत इजी सवाल आएंगे, है ना। ध्यान रखना, आप एकदम दावे से कहता हूँ कि इस बोर्ड से एक सवाल आएगा या प्लस 2 जो वीडियो पहले थे, परिवार का सवाल इन तीनों वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। मैं यहीं रहता हूँ, यही मेरा वीडियो है, theguru2021@gmail.com मेरी जीमेल आईडी है। तो आप उसको एग्जाम के बाद मुझसे शिकायत भी कर सकते हो कि सर आपने इस वीडियो से कहा था कि आएगा और आया नहीं हो तो, ठीक है ना। तो आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीजें मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो हो सकता है कि भाई 3 कार्य दे दे, निम्नलिखित में से चौथा नहीं है, निम्नलिखित में से है 1 2 3 या कोई नहीं ऐसे वगैरह, तो ये कार्य है। इसके अलावा देखो अन्य कार्य, ये तो मुख्य कार्य है। इसके अलावा जैसे अन्य कार्य क्या है, शैक्षिक मतलब बच्चों के शैक्षणिक की व्यवस्था करना। परिवार का ये मुख्य का कार्य है कि वो शिक्षा की व्यवस्था करे बच्चों के लिए, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए, संस्कार दे बच्चों को, है ना। संस्कार भी देना चाहिए, सिर्फ पैसे पैसे दे रहे कोई मतलब नहीं है जब तक परिवार में संस्कार नहीं हो। तभी कहा जाता है ना कि बच्चों के पास भले कार ना हो पर संस्कार जरूर होने चाहिए, ताकि कार अपने आप आ जाएगी, मतलब, ठीक है ना। और सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण भी बड़े बुजुर्गों के माध्यम से हम पहले भी पढ़ा और आज भी पढ़ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि हम जो भी लोग अच्छे बनते हैं वो हम दरअसल पूर्वजों और बुजुर्गों की वजह से ही बनते हैं। हम में जो सलीके आते हैं, जो बोलने के तौर तरीके आते हैं, जो तहजीब आती है, ये जो तमीज़ आती है, वो सब हम लोगों को अपने पूर्वजों से ही मिलते हैं। अगर हमारे परिवार के संस्कार अच्छे हैं और हमारे जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो बड़ी ऐसे संस्कार वाली है, तो हम लोगों को भी वो अच्छे संस्कार देगी। और हमारे तक भी अपनी कुछ रिवाज भी ऐसे होते हैं जो हम अपने माँ बाप दादा दादी से सीखते हैं। भले हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं, पर जो पुराने संस्कार अपने हैं वो सच में अपने हैं, उनके अलावा सब सपने हैं, मतलब। तो ये ध्यान रखना, बहुत सारी सांस्कृतिक विरासत, अपने अपने अलग अलग समाज की अलग अलग परंपराएं होती हैं, वो भी परिवार के माध्यम से या ये परिवार के माध्यम से ब्याह की, शादियों की, ऐसे मृत्यु के मौक़ों की, बर्थडे की, कुछ और जैसे जो मुकला वगैरह कराते हैं, तोरण वगैरह जो बांधा जाता है, उन सब की अलग अलग समाज में अलग अलग परंपराएं हैं और वो परिवार के माध्यम से हस्तांतरित होती है। इसके अलावा मनोरंजन, जब घर पे बूढ़े लोग बैठे हो और परिवार सब साथ मिलकर बैठता हो, अभी जैसे लॉकडाउन में बैठा था, टीवी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, फ़ोन को ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आजकल आपको ये फ़ोन, टीवी, पपियार गपियार ये क्यों चाहिए, मतलब क्योंकि आपके जीवन में मनोरंजन करने के लिए, आपके दिल की बातें करने के लिए आपको सुनने और सुनाने वाला कोई नहीं है, मतलब। इसीलिए आपको ये निर्जीव चीज़ों से आप सजीव जैसा अनुभव करना चाहते हो, क्योंकि सजीव चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो। घर में दादा दादी बैठे हैं, उनके पास आपके लिए बातें करने का वक्त है, पर आपके पास उनके लिए वक्त नहीं है। इसीलिए आप ये निर्जीव चीज़ों से ये साझा करते हो कि यहाँ से कुछ मजाक हो जाए, यहाँ से कुछ हंस लिया जाए, यहाँ से कुछ मोटिवेशन। ये जो डिप्रेशन का दौर चलता है वो इसीलिए तो है कि हम परिवार से दूर हो रहे हैं और हम भौतिक चीज़ों में अपना सुख ज़्यादा खोज रहे हैं, जबकि वास्तव में सजीव चीज़ों में सुख ज़्यादा है। वो जब चली जाएगी तब पता चलेगा कि मोबाइल वाले कोई चीज़ काम की नहीं है। ये भी ध्यान रखना आप लोग। और सामाजिकरण, आपको समाज के तौर तरीके, समाज में रहना, किस तरीके से उठना बैठना, कौन से फंक्शन में जाना है, कौन से नहीं जाना है, कौन सी परंपरा, कौन सी रिवाज निभानी है, कब जाना, किस तरह के करना है, ससुराल जाना तो किस तरीके से जाना है, पीर जाना है तो कैसे जाना है, शादी के वक्त क्या करना है, किसी जैसे आप अपने भाई सगे गनाइतों में जाते हो तो उस टाइम आपको किस तरह का बिहेव करना है, पारिवारिक फंक्शन में जाते हो तो कैसे बिहेव करना है, समाज के अदर समाज में जाते हो, बड़ों के बीच में जाते हो तो आप मेलों में जाते हो, सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हो तो आपको किस तरह का क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसी आपकी पर्सनालिटी और एक व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, वो परिवार से होता है। ध्यान रखना। तो ये सब कार्य परिवार के हैं जो आप परिवार में देख भी रहे होंगे, इसीलिए ये टॉपिक कोई भारी नहीं है। आप जो भी पढ़ोगे ना आपको ये ऐसी बातें और गप्पे जैसी चीज़ें लगेगी, लेकिन ये जिंदगी बनाएगी। अब देखो कुछ जो समाजशास्त्री हुए थे उनमें से एक दो जो मुख्य थे उनकी बातें मैंने लिखी है कि एक है भाई मैकाइबर के अनुसार क्या कहते हैं कि कार्य परिवार के कितने होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना इन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक तो अनिवार्य और एक ऐच्छिक। तो मैकाइबर के अनुसार अनिवार्य कार्य कौन से हैं, तो वही जीवन शास्त्रीय वाले। एक तो यौन संतुष्टि, कि भाई यौन की संतुष्टि के लिए परिवार बनाया जाता है ताकि वो लीगल तरीके से या नैतिक तरीके से यौन संबंध बना सके। संतान उत्पत्ति के लिए और अपने घर की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए या घर संबंधी जितने भी कार्य हैं
भाई अगर परिवार नहीं होगा तो घर पे झाड़ू पोछा, सुबह चाय नाश्ता रोटी खाना पीना, शाम को सोना, बिस्तर वगैरह, कपड़े धोना, प्रेस करना, बच्चों को तैयार करना, ये सब चीज़ें कौन कर पाएगा मतलब, ठीक है ना। तो इन सब के लिए भी ये परिवार होना जरूरी है। तो ये अनिवार्य कैटेगरी में आते हैं। ऐच्छिक रूप से धार्मिक है, कभी भजन संध्या कराओ, कभी भजन गाओ। आपका भी जब किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए तब स्वामणी करना, घर पे धार्मिक कार्य करना, अनुष्ठान करवाना, ठीक है ना, प्रसादी करवाना, बस संगीत वो सत्संग करवाना, ऐसे मतलब। फिर शिक्षा, बच्चों को शिक्षा भी दिलवानी चाहिए। अब ये ऐच्छिक इसलिए रखा है कि कईयों की परिवार की परिस्थिति बहुत डाउन होती है, तो हो सकता है वो नहीं दिलवा पाए, पर शिक्षा भी है ऐच्छिक कार्य के रूप में। आर्थिक, कमाना तो है ही है भाई, हैं, कमाओगे नहीं तो क्या करोगे मतलब, तो ये कमाने के लिए भी भेजना। ये तीन तो, ये तो एक परिवार शादी करते इसीलिए हो कि संतान उत्पत्ति हो, तो वो तो अनिवार्य है, पर ये भी अनिवार्य जैसे ही है ये ऐच्छिक कार्य है। अनैच्छिक हो ही नहीं सकते है ना, कि सर पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो फिर वो इच्छा नहीं है तो फिर ध्यान रखना परिवार टूट भी जाता है, ये भी ध्यान रखना। सिर्फ परिवार बसा के ही राजी मत होना, टूटता भी है, वो भी चीज़ माइंड में रखना। और इसके अलावा ऐच्छिक कार्य में कौन सा भी, स्वास्थ्य का ध्यान रखना परिवार के सभी सदस्यों का, और मनोरंजन करना परिवार के। ये हंसी मजाक खिलंदड़ वगैरह बातें बातें, ये हंसी मजाक के फुलझड़ियाँ छोड़ना, मजाके करना, मस्तियाँ करना, ताकि जीवन कहीं और ढूंढना ना पड़े, जीवन घर में ही ढूंढना पड़े मतलब, है ना। जिंदगी काटो नहीं, जिंदगी जियो मतलब। तो इसके लिए भी परिवार जरूरी है। ये मैकाइबर की बातें थी। अब एक ऑकबर्न के अनुसार, है ना, ये ऑकबर्न के अनुसार ये भी थोड़ी सी ध्यान रखना। इसने भी 6 चीज़ें बताई, दरअसल चीज़ें वही रिपीट हो रही है, पर थोड़ा बहुत कभी अगर किसी एग्जाम में अभी तक पूछा तो नहीं है, कभी पूछ ले, इसीलिए मैंने कहा कि जब वीडियो बना ही रहा हूँ तो सारी चीज़ दे दूँ, ताकि आप किसी और पे निर्भर ही ना रहो। कि स्नेह संबंध के परिवार के, इसका क्या कार्य है परिवार का, कि बीच में स्नेह संबंध बनाना। मतलब जैसे हम लोग, आपको ध्यान है, जैसे कि अभी आपके परिवार के लोगों के बीच में कितने अच्छे संबंध होंगे, कितने प्यारे संबंध होंगे। अगर आपको, आपकी तैयारी सही नहीं चल रही होगी, आपको बुखार आ रहा होगा, या आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, तब भी आपकी माँ रोजाना फ़ोन करती होगी, पिताजी रोजाना कहते होंगे कि बेटे पैसे की टेंशन मत लेना, मैं बैठा हूँ ना। माँ रोजाना कहती होगी बेटा जितना हो सके उतना ही पढ़ना, रात को 3 बजे तक मत पढ़ा कर, 2 बजे तक मत पढ़ा कर, ऐसी चीज़ें मत किया करो, तो खाने का ध्यान रखना, पैसे की फिक्र मत करना, मैं हूँ ना। बहन और अलग से फ़ोन लगाती होगी, छोटा या बड़ा वाला भाई और आपको दिलासा देता होगा। तो ये स्नेह सिर्फ परिवार में ही पाया जाता है। और जब हमारे भी परिवार जुड़ेगा तो आपको भी मुझसे और मुझे भी आपसे लगाव होगा। तो परिवार में स्नेह की उत्पत्ति होती है, और ये होना भी चाहिए। मतलब परिवार का कार्य स्नेह है। रोड पे एक्सीडेंट हो चुका है या हो रहा है, मतलब ठीक है ना, या हो गया हो, तो आप ध्यान रखना, अगर वहाँ से गुजरने वाला कोई परिवार का सदस्य होगा तो उसी का दिल पसीजेगा, और उसी को, वही आदमी उसको हॉस्पिटल या कोई अन्य सुविधा दिलवाएगा। बाकी लोग सब पास है, एक मरता हुआ, तड़पता हुआ, देखता हुआ निकल जाएगा। तो ये परिवार का होना मायने रखता है, ठीक है ना। आर्थिक कारक, है ना, परिवार का पैसा कमाना, ये सबसे बड़ा कारण है भाई। मनोरंजनात्मक, ऊपर बताया ही था, हंसी मजाक, परिवार होता है मतलब, ठीक है ना। इसीलिए ध्यान रखना, मतलब मकान बड़ा नहीं बना पाओ तो कोई बात नहीं, घर छोटा ही सही पर घर बनाना, क्योंकि घर में माँ रहती है और परिवार रहता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। सुरक्षात्मक वातावरण, परिवार होता था, परिवार के बीच में महफूज महसूस करते हो। बाहर से कितनी भी लड़ाई हो गई और आप दौड़ते हुए घर पे आ गए हो, आके परिवार वालों को बता दिया है, तो आप कितना सुरक्षात्मक महसूस करते हो कि यस मैंने माँ बाप को बता दिया, और माँ बाप भी अब हम संभाल लेंगे, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तेरे पीछे हम बैठे हैं ना, तू अकेला थोड़ी है। हमें कितनी दिलासा मिलती है जीवन में, तो इसके लिए भी परिवार का होना ज़रूरी है। मतलब धार्मिक कार्य भी, धार्मिक सीख वगैरह भी हमें परिवार से मिलती है। बाकी आप लोग तो ये क्या कहते हैं, जस्टिन बीबीर ने ये जो फिल्मी गाने और वो दूसरे गाने देखने से फुर्सत ना मिले, उनकी वजह से आप भी राम दूनर कथाएँ सुनते हो और ये भरत मिलाप सुनते हो, ध्यान रखना मतलब। और शैक्षिक पढ़ाई करवाना भी जरूरी है भाई, परिवार का कार्य है या परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ाई या शिक्षा संबंधी जानकारी भी दी जाए। मतलब ये ऑकबर्न के अनुसार 6 बातें थी, मतलब ठीक है। अब देखो मेरे पढ़ाने की स्पीड बहुत तेज़ है, मतलब और स्पेशली बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, ठीक है ना। इसलिए कुछ वर्ड स्लिप्स भी हो जाते हैं, और साथ ही साथ मतलब आपको वो स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो आप मेरे साथ जुड़िए, धीरे धीरे 1-2 दिन आपको ज़्यादा लगेगी स्पीड, बाद में आप मेरे साथ आप खुद स्पीड ही हो जाओगे, ठीक है ना। अब देखो परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत, मतलब तो ये सिद्धांत मुख्य रूप से 5 है। अब इनमें क्या क्या है, छोटी छोटी बातें हैं, कभी पूछा नहीं गया है, पूछ ले, इसीलिए मैंने बताया। मतलब ये क्या भाई, शास्त्रीय सिद्धांत मतलब पुराना सिद्धांत है ना, प्राचीन समय का सिद्धांत, वो प्लेटो, अरस्तु, है ना, रूसो वगैरह, या अरस्तु और प्लेटो ने कहा था, मतलब या उन्होंने दिया था, ये प्रतिपादक थे। और सर हेनरी मैन ने 1861 में इसे और आगे बढ़ाया था भाई, और विवरण दिया था कि भाई परिवार में, और जो पुराने परिवार होते थे वो
पितृ सत्तात्मक होते थे, मतलब इनमें परिवार में पिता मुखी होते थे। तो कभी अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो ये वही है कि शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया था, या इसके क्या कहते हैं मतलब देने वाले दार्शनिक कौन थे, तो अरस्तु और प्लेटो। समाजशास्त्री बोलो दार्शनिक बोलो एक ही बात है। आगे किसने बढ़ाया या इसके वो समर्थक कौन थे, तो सर हेनरी मैन, ठीक है ना। और किस तरह की प्रवृत्ति थी पुराने समय में, या क्या माना जाता था इस सिद्धांत में परिवार की इकाई को, तो पितृ सत्तात्मक, मतलब कि फादर या पिता प्रमुख होते थे, मतलब ठीक है ना। तो ये एक पहला वाला। दूसरा है एक विवाह सिद्धांत। एक विवाह के अनुसार ये सिद्धांत दिया था वेस्टरमार्क ने, ठीक है ना। एक विवाह के सिद्धांत के अनुसार परिवार में लोग एक ही विवाह करते हैं, मतलब ठीक है ना। पहले बहु विवाह करते थे, फिर बहुपति विवाह होने लगे, बहुपत्नी विवाह होने लगे, और फिर धीरे धीरे सिर्फ एक विवाह की ओर बढ़ने लगे, मतलब। तो ये वेस्टरमार्क ने दिया था। तो एक तो ये ध्यान रखना है, विवाह एक विवाह है तो वी से वीन, वी से वेस्टरमार्क। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। कौन सी है अभी बुक का नाम? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। तो इस बुक में इन्होंने ये बताया था, या एक विवाह का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई एक विवाह के सिद्धांत की प्रवृत्ति कैसे आई, कि जब पुरुष ने पत्नी पर अधिकार समझ लिया अपना, और पुरुष ने मतलब स्त्री या औरत को अपना संपत्ति समझा, तब जाकर एक विवाह हुआ, या एक विवाह वाले प्रचलन या एक विवाह वाला कंसेप्ट क्रिएट होने लगा कि बस अब ये हमारी ही है और हम इसी के हैं, मतलब ठीक है ना। ये ध्यान रखना, मतलब कि जब पुरुष पत्नी पर संपत्ति की भांति एकाधिकार की भावना रखने लगा, तब एक विवाह सिद्धांत की उत्पत्ति हुई थी। इसकी पुष्टि या इसके समर्थक एक तो जुकरमैन और एक मेलोनोवस्की थे, मतलब। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी पूछ ले कि इसके समर्थक कौन थे या पुष्टि किसने की थी। तो मार्क जुकरबर्ग तो वो था जिसने बर्बाद किया युवा पीढ़ी को, फेसबुक वाला फाउंडर। और ये जुकरमैन वो था जिसने अच्छा किया है, कि वरना आप भी बहु विवाह में पड़े रहते हैं, मतलब फिर ये रिट्वीट बन ही नहीं पाते, है ना। तो ध्यान रखना, मार्क जुकरबर्ग की जगह ये जुकरमैन है और मेलिनोवस्की है ना। इनकी किताब थी सेक्स एंड रिप्रेशन इन वेसेज सोसाइटी। सेक्स एंड रिप्रेशन इन वेसेज सोसाइटी। इसमें इन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ एक विवाह सिद्धांत सही है, मतलब ठीक है। अब देखो यौन साम्यवाद, ठीक है ना। यौन साम्यवाद वही, मतलब कि कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अपनी मर्जी से संबंध बना सकता था। संबंध बनाने के बाद संतान की उत्पत्ति होती थी, तो जिसमें पिता का कोई निर्धारण नहीं हो पाता था। तो इसमें सिर्फ महिला ही प्रमुख होती थी, महिला ही संतान उत्पन्न करती थी, और महिला या मातृ सत्तात्मक या महिला प्रधान ये माना जाता था, या इस तरह का ये परिवार होता था, मतलब। तो इसके जो समर्थक है वो कौन थे भाई, या जो दिया था वो मॉर्गन, फ्रेजर और ब्रीफॉल्ट, ये तीन लोगों ने ये बताया था, मतलब MFB ये है ना, MFB। तो इन तीन लोगों ने बताया था कि कोई भी किसी के साथ यौन संबंध स्थापित कर लेता था, पिता का कोई महत्व नहीं होता था क्योंकि मल्टी रिलेशन रहते थे, और मातृ सत्तात्मक था, माँ ही संतान को मतलब उत्पत्ति करती थी, तो माँ की ही प्रमुख भूमिका रहती थी, मतलब इस यौन साम्यवाद सिद्धांत में। बिल्कुल ये सही है, और आपको इसी तरीके से इसको पढ़ना है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब देखो उद्विकासीय सिद्धांत, उद्विकासीय बोलते हैं धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होता है ना, इवोल्यूशनरी सिद्धांत, मतलब धीरे धीरे, मतलब कैसे, जैसे कि वही पहली बात है, ये बहुविवाह होने लगे, फिर बहुपति विवाह, और फिर बहुपत्नी विवाह, और फिर मतलब समरक्त वाले, ऐसे कर करके फिर समूह विवाह, और फिर एकल विवाह या एक विवाह, या इस तरह का जो कंसेप्ट आने लगा वो था भाई उद्विकासीय। इसके जो क्या कहते हैं समर्थक या जो देने वाले थे वो कौन थे भाई, प्रतिपादक बैकोफेन, हेबिलैंड और कर्चफील्ड। ये ध्यान रखना इनके, बैकोफेन, हेबिलैंड एंड क्रचफील्ड। मॉर्गन ने इसकी विस्तृत व्याख्या की थी, मतलब इस उद्विकासीय सिद्धांत की मॉर्गन वैज्ञानिक ने विस्तृत व्याख्या की। और एक चीज और ध्यान रखना, स्पेंस ने इसे मानव समाज पर लागू किया। इसने समझ सजीवों पर किया था, मॉर्गन ने समझ सजीवों के लिए ये चीज बताई थी, और स्पेंस ने स्पेशली मनुष्य के लिए या होमोसैपियंस के लिए, मनुष्य का जो मानव का जूलॉजिकल नेम है वो होमोसैपियंस है, ठीक है ना। तो होमोसैपियंस के लिए स्पेंस ने इस सिद्धांत को लागू किया था, या इस पर मतलब अपनी बातें बताई थी। अब इस सिद्धांत के समर्थक कौन थे, तो एक मैकलेनन, एक लुबोक और एक टॉयलर, ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान रखना भाई। तो ये इस तरह से टॉयलर ने ये बताया कि पहले क्या कहते हैं कि समाज, ये नीचे लिख लिया वैसे मैंने, कि मातृ सत्तात्मक था, फिर वो वापस पुनः पितृ सत्तात्मक हो गया। तो कभी ये भी चीज़ आ जाए कि ऐसी लाइन या उक्ति या बात किसने बताई थी कि जो समाज है या जो परिवार है पहले मतलब अपना मातृ सत्तात्मक था और फिर वो पितृ सत्तात्मक में चेंज हो गया, तो ये टॉयलर ने बताया था। तो उद्विकासीय सिद्धांत जो है इसका समर्थक भी मैकलेनन, लुबोक और
टॉयलर था। देने वाले बेकोफेन, हेबिलैंड, क्रचफील्ड ये थे। मॉर्गन ने इसकी विस्तृत व्याख्या की और स्पेंस ने इसकी मानव समाज पर लागू किया। लास्ट है मतलब पांचवा मातृसत्तात्मक सिद्धांत, मतलब ठीक है ना। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक था ये है ब्रीफोल्ट। कौन है भाई? ब्रीफोल्ट। ध्यान रखना, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है ब्रीफोल्ट, या पहले भी आया था यौन साम्यवाद में। इसने अपनी पुस्तक लिखी थी द मदर्स, तो इसमें इसने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी कि वही क्या क्या माता ही मुखिया होती है किसी भी परिवार में, और बाकी पिता की भूमिका माता से नगण्य होती है या कम होती है, मतलब या जो मुख्य भूमिका होती है वो माँ की होती है। तो ये मातृसत्तात्मक सिद्धांत की जो प्रतिपादक थे वो ब्रीफोल्ट थे। और टॉयलर ने यही बात कही कि हर एक समाज या हर एक परिवार पहले मातृसत्तात्मक होता है और धीरे धीरे वो एक समय अनुरूप पितृसत्तात्मक में परिवर्तित हो जाता है। पितृसत्तात्मक यानी जिसमें पिता की प्रधानता हो, पिता मुखिया हो, ठीक है ना। तो ये थे अपने क्या कहते हैं मतलब कि परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत, एक विवाह सिद्धांत, यौन साम्यवाद, उद्विकाशीय सिद्धांत और मातृसत्तात्मक सिद्धांत। अब लास्ट टॉपिक, वीडियो शायद लंबा बन जाएगा पर मैं सोचूं कि बार बार टुकड़ों में जोड़ने की बजाय एक ही बार पूरा कर दिया जाए ताकि आपका भी कोर्स समय पर पूरा हो और थोड़ा टाइम लियो, ठीक है ना। बार बार सेट करने में मुझे भी बड़ा समय लगता है, तो एक ही वीडियो बनाया मैंने। अब देखो ध्यान रखना, परिवारों के वर्गीकरण के आधार, मतलब परिवार को बांटा जाता है, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो वर्गीकरण किया जाता है, तो उसके आधार क्या है, मतलब किस आधार पर किसको बांटा जाता है। जैसे कि मनुष्य को लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष है, ठीक है ना। पढ़ाई के आधार पर बांट लो, एग्जाम में जब आप जाओगे इसमें फॉर्म भी भरा तभी आपको बांटा गया कि रेट फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल है, कि ऐसे है, कि साइंस है, कि ऐसे, मतलब तो आगे भी जाओगे तो थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, कि फर्स्ट ग्रेड है। तो ऐसे कैसे परिवारों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन या बंटवारा किस तरह से किया गया या किन बेसिस पे किया गया वो थे। तो पहले सदस्य संख्या के आधार पर, ध्यान रखना, सदस्य संख्या। तो परिवार में एकल सदस्य, मतलब परिवार में कम सदस्य हैं तो वो एकल परिवार, जिसमें वही माता पिता और बच्चे रहते हो, ठीक है ना, 2 पीढ़ियां साथ रहती हो, वो एकल परिवार। और बहुत सारे रहते हो तो वो संयुक्त परिवार, जिसमें मतलब कम से कम 3 पीढ़ियां रहती हो, है ना, माता पिता और उनके बेटे और उनके पोते वगैरह। परिवार के अन्य निकट रक्त संबंधी भी साथ रहते हो। एक चीज और देख लेना, विशाल परिवार। तो इस तरह के जो सदस्य संख्या के आधार पर परिवार 2 से 3 प्रकार का होता है, एकल, संयुक्त और विशाल। तो ये सदस्य संख्या के आधार पर है, ये ध्यान रखना मेन चीज। तो स्थान के आधार पर, मतलब परिवार कहाँ बसता है, मतलब किस तरह से। कई बार होता है ना अपने जैसे अपने इधर वाले कल्चर में स्पेशली महिला पुरुष के यहाँ आकर बसती है, ठीक है ना, तो ये पितृस्थानीय है। कहीं कहीं पर आदिवासियों में ऐसा भी होता है कि पुरुष महिला के घर पे जाते हैं, मतलब और वहीं पे रहते हैं, मतलब अदर राज्य में भी, तो वो फिर मातृस्थानीय है। और द्विस्थानीय, कभी इधर कभी उधर, दोनों साइड के जो मजे लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्विस्थानीय व्यवस्था। तो देखो ध्यान रखना, स्थान के आधार पर हो, सॉरी मैंने द्वि उधर वाला बोल दिया, मतलब स्थान के आधार पर पितृस्थानीय, मतलब पिता के स्थान पर रहते हो, पिता के घर पे या पिता के गांव में, मतलब मातृसत्तात्मक माँ के गांव में। और वो द्वि की जगह नव, तो नव यानी बिल्कुल नई जगह पर, माँ का गांव भी छोड़ देते हैं और पिता का गांव भी छोड़ देते हैं, कहीं शहर में बस जाते हैं, तो वो है नव स्थानीय परिवार। तो ये चीज ध्यान रखना, स्थान के आधार पर ये 3 प्रकार है, पितृ, मातृ और नव। अब और जैसे 3 और चौथा, 5वां और छठा, ये भी देखना आप। एक मातृ पितृ स्थानीय, मतलब जो दोनों जगह रहता हो, कभी इधर कभी उधर, तो वो फिर होगा मातृ पितृ स्थानीय। कहने का मतलब कि जो दोनों जगह रहता हो। तो एक बार इसको वापस देख लेते हैं। सिर्फ पिता के परिवार के स्थान पर रहते हैं तो पितृ स्थानीय, माँ के वहीं रहते हैं तो मातृ स्थानीय, बिल्कुल नए पे जाते हैं तो नव स्थानीय, और मातृ पितृ स्थानीय मतलब कभी माँ के यहाँ कभी पिता के यहाँ, आधे इधर तो वो मातृ पितृ स्थानीय। मम्मा के यहाँ रहते हैं, मतलब ननियाल रहते हैं तो मम्मा स्थानीय। और द्विस्थानीय, जो मतलब दोनों स्थानों पर रहते हो, दो या एक से ज्यादा 2 स्थानों पर रहते हो, भले वो मामा हो, पिता हो, मामा हो, माता हो, ऐसे कहीं पे भी 2 स्थानों पर रहता हो तो उसको द्विस्थानीय कहते हैं। तो ये एक सही और सटीक डेफिनेशन थी, ठीक है। अब देखो अधिकार या सत्ता के आधार पर, तो अधिकार या सत्ता के आधार पर भी परिवार कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कि सर आप मस्त यार मजा आकर नहीं करते हो, मतलब बीच में तो भाई टॉपिक करवाना है, आप पढ़ने के लिए आए हो, मजे तो जिंदगी के बाद में लेना है ना, ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ जाता है, तो फिर पढ़ाई भी किस काम की है, मतलब वो मस्तियाँ तो वो लाइक्स एंड शेयर्स एंड सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए होता है। जो लोग ऐसे मस्करे होते हैं उनको आपसे कोई लेना देना नहीं होता है, वो जानबूझकर ऐसी चीज़ कुछ वीडियो में डालेंगे ताकि वो वीडियो वायरल हो और उनके मजे बने, ठीक है ना। बाकी आपकी कैरियर के लिए कोई चीज़ें नहीं करते हैं वो, तो आप तो थोड़ा सीरियस होकर ही पढ़ना ताकि ज़िंदगी सीरियस के साथ मज़े वाली हो, ना कि मज़े लिए ज़िंदगी में
अभी तक, इसीलिए तो जॉब नहीं लगी है भाई। बुरा मत मानना, बाकी पिछले वाली वैकेंसी में रहे हो क्योंकि आपने मजे लिए थे, तो अब सीरियस हो जाना थोड़ा सा। अधिकार या सत्ता के आधार पर, तो अगर परिवार में पिता का राज चलता हो तो पितृ सत्तात्मक, मतलब पिता मुखिया हो और पिता की सब कुछ चलती हो तो पितृ सत्तात्मक, और बेचारा पिता का कुछ नहीं चलता और माँ की चलती हो तो फिर वो मातृ सत्तात्मक होगा। तो सत्ता या अधिकारों के आधार पर पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक ये परिवार होता है। उत्तराधिकार के आधार पर, कहने का मतलब परिवार का मुखिया और कौन बनेगा, अगर पिता के बाद पिता ही बनेगा तो वो पितृमार्गी होता है, और पिता के बाद माता बनेगी मतलब लड़की बनेगी तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। फिर माँ के बाद अगर लड़की बने, ठीक है ना, देखो पितृमार्गी मतलब पिता के बाद अगर पिता ही मुखिया बने तो पितृमार्गी, और पिता के बाद अगर या माता के बाद अगर महिला मुखिया बने तो वो फिर मातृमार्गी। कहने का मतलब अगर पिता के बाद पिता मुखिया बने, लड़का मुखिया बने तो वो तो है मतलब पिता के बाद लड़का मुखिया बने या पुरुष मुखिया बने तो वो है पितृमार्गी, या पिता के वंशज अगर मुखिया बने तो, और माता या माता के वंशज मुखिया बने तो वो फिर होता है मातृमार्गी, ठीक है ना, उत्तराधिकार के आधार पर। और विवाह के आधार पर तो एक तो होता है एक विवाही परिवार जिसमें एक ही विवाह होता है, ऐसा परिवार जो एक ही विवाह करता है, और बहुविवाही, है ना, जैसे कई समाज में ये बहुत सारे विवाह किया जाता है एक ही इंसान के द्वारा या एक ही महिला के द्वारा, ठीक है ना। तो इस आधार पर हमने परिवार के टॉपिक को बहुत जल्दी, और रात के करीबन तो भी 11:30 पौने 12 हो गए हैं, मैंने आपके लिए स्कूल से आने के बाद पूरा मटेरियल कलेक्ट करके आपके लिए पूरा वीडियो शूट कर लिया है। हो सकता है माइनर सी मिस्टेक्स कुछ बोलने में हो गई है, पर जो भी लिखा गया है टॉपिक सारा मटेरियल वो थोड़ी हड़बड़ी की वजह से कि फटाफट वीडियो पूरा किया जाए, मतलब ठीक है ना, समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है आप लोगों के लिए। तो आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और तैयारी कीजिए। कल हम वापस पुनः रिट फर्स्ट लेवल का या सेकंड लेवल का कोई न कोई टॉपिक लेकर आपके सामने पुनः मैं हाजिर होऊंगा। तब तक इस वीडियो को खूब सारा स्नेह और प्यार दीजिए। मेरा प्यार, स्नेह और शुभकामनाएं आपके लिए हमेशा हैं और हमेशा रहेगी। थैंक यू।